चलिए, सो हाय एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। सैलरी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन से। तो अपन ने पहले 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। आज सैलरी के 1-2 क्वेश्चंस करेंगे एंड कुछ प्लस एक्स्ट्रा चीजें भी आपको बताऊंगा अदर देन दिस। ठीक है, ऑनलाइन बस कंफर्म कर दो आपको आवाज आ रहा है कि नहीं, ताकि अपन आगे बढ़ पाए। चलो, तो पहला क्वेश्चन देखो। रोहित इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड हैज द फॉलोइंग सैलरी डिटेल्स। बेसिक सैलरी डी है, एंट्री अलाउंस दिया है, प्रोफेशनल टैक्स, LIC प्रीमियम, income tax paid by employee, professional tax paid by employer on behalf of employee, find his taxable salary, find his taxable salary। चलो रूलिंग लो, फटाफट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जितना आता है आप भी ट्राई कर सकते हैं। हेडिंग लो। कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर रोहित फॉर AY 24-25। चलो रेडी सब लोग? ऑनलाइन आवाज आ रहा है कि रिप्लाई करना प्लीज, कमेंट में यस बोल देना आवाज आ रहा है तो। ठीक है, चलो शैल वी स्टार्ट। अरे कुछ तो बोलो। चलो पहला लिखो, बेसिक सैलरी 5,000 पर मंथ है। बोलो क्या ट्रीटमेंट है? फुल्ली टैक्सेबल। बेसिक सैलरी 60,000। नेक्स्ट बोलो DA का ट्रीटमेंट क्या है? फुल्ली टैक्सेबल। 2,000 इंटू 12, 24,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस ये पहले ऐड होता है, बाद में डिडक्शन मिलता है। 300 पर मंथ, 3,600। नेक्स्ट, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉई, ये डिडक्शन में आएगा। LIC प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, ये अपन ने सेकेंड परक्विजिट पढ़ा था। एम्प्लॉय ऑब्लिगेशन पेड बाय एम्प्लॉयर, ये आपकी इनकम में क्या होगा? मैंने कहा था कि आपका कोई भी पेमेंट जो पे करना आपका जिम्मेवारी था, पे एम्प्लॉयर ने। मैंने लोन का एग्जांपल दिया था क्लास में कि आपने किसी से लोन लिया, वो कंपनी ने पे किया, पे करना आपकी जिम्मेवारी, पे किसने किया? कंपनी ने। आपने अमेजोन से ऑनलाइन शॉपिंग का मैंने एग्जांपल दिया था कि आपने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग किया, उसका पेमेंट एम्प्लॉयर ने कर दिया। तो आपको कोई भी लायबिलिटी हो, जो ऑब्लिगेशन आपका है, पे किसने किया? एम्प्लॉयर, वो आपकी इनकम में क्या होगा? ऐड। और ये इनकम टैक्स का आपको 87 डिडक्शन भी मिलेगा। इनकम टैक्स पेड कहाँ पे आता है? 80C में आता है ना, वो भी मिलेगा आपको। सो LIC प्रीमियम पेड लिखो 3,600, नहीं कितना है, 600 है, सॉरी। नेक्स्ट, मैंने कुछ गलत लिखा क्या? 3,600 है, सॉरी सॉरी, 3,600 है। नेक्स्ट, इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय, इनकम टैक्स तो अपन बाद में माइनस करते हो टैक्स में से एंड में। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, ये भी इनकम में ऐड होगा और उसका भी क्या मिलेगा आपको? रिडक्शन मिलेगा। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, ये दोनों का नोट सेम ही रहेगा, दोनों एक ही कैटेगरी के एडजस्टमेंट्स है। बस इतना ही क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। इसका टोटल ले लो, या क्या ग्रॉस सैलरी। बोलो कितना है ग्रॉस सैलरी? हाँ,
92,800 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 का, लेस एंटरटेनमेंट अलाउंस लेस प्रोफेशनल टैक्स। अब ये एंटरटेनमेंट का डिडक्शन तभी मिलता है जब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, जिसमें सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट है। क्वेश्चन के स्टार्ट में कुछ दिया नहीं तो ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उसको एंटरटेनमेंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल टैक्स का मैंने क्लास में कहा था डिडक्शन दोनों का मिलेगा, अपन ने क्लास में से न्यूमेरिकल भी किया है, जो आपने पे किया वो भी मिलेगा प्लस जो एम्प्लॉयर ने पे किया वो भी मिलेगा। तो बोलो दोनों मिला के कितना है? आपने पे किया 600 रुपया, एम्प्लॉयर ने पे किया 1600, तो दोनों मिला के कितना है? 2200 माइनस करो, ये आ गया इनकम फ्रॉम सैलरी। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C एक ही दिख रहा है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो एम्प्लॉयर ने पे किया था, एंड फिर आता है टैक्सेबल सैलरी जो क्वेश्चन में पूछा है। तो क्या क्या आंसर उन्होंने बोला था? पहले ग्रॉस सैलरी पूछा था, इनकम फ्रॉम सैलरी पूछा था, टैक्सेबल सैलरी पूछा था, बराबर है क्या? तो नोट नंबर 1 लिखो नीचे, क्या नोट नंबर 1 है? एम्प्लॉय ऑब्लिगेशन पेड बाय एम्प्लॉयर। नोट नंबर 1, एम्प्लॉय ऑब्लिगेशन पेड बाय एम्प्लॉयर, employee obligation paid by employer is taxable, is fully taxable as perquisite. Employee obligation paid by employer बोलो लिखा, क्या लिखा? एम्प्लॉय ऑब्लिगेशन फुली टैक्सेबल एज परक्विजिट, ठीक है। और उसके बाद ये तो सिंपल है ना, ये समझा ना आपको? एंटरटेनमेंट रिडक्शन क्यों नहीं क्लेम किया? क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। एंड प्रोफेशनल टैक्स में क्या दोनों का मिलता है, खुद का प्लस एम्प्लॉयर का, ये आपको चीजें ध्यान में रखना है। एंड जो LIC का प्रीमियम पे किया उसका आपको डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि आप वो प्रीमियम अपने इनकम में ऐड हो गया ना, तो इनडायरेक्टली अपन ने पे किया तो वो भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं दूसरा, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, फिर मैं आपको और क्वेश्चंस कराऊंगा क्या क्या मेरी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो। फाइंड बेसिक सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स, मिस्टर सिंह हैविंग फॉलोइंग सैलरी स्ट्रक्चर। नेट बेसिक सैलरी 1 लाख, रिसीव्ड है, रिसीव्ड। Deduction from salary 10% of basic as a contribution to RPF, TDS 9,000, repayment of earlier loan 35,000। तो आपको ढूंढना क्या है? उसका बेसिक सैलरी ढूंढना है, उल्टा जाना है, उल्टा जाना है। क्या करना है? उल्टा जाना है। तो कैसे होगा सॉल्व? मतलब बेसिक सैलरी अपने को नहीं पता है, उसमें से क्या क्या कट हुआ है? कंट्रीब्यूशन टू
आरपीएफ कट हुआ है, टीडीएस कट हुआ है 35,000, सॉरी 9,000। अच्छा, रीपेमेंट ऑफ लोन, अभी लोन पे टैक्स छूट जाता है, मतलब ये भी कट हुआ है, मतलब ये उसका लोन भी रिपे हुआ है, मतलब उसने एम्प्लॉयर से लोन लिया था, वो एम्प्लॉयर ने पैसा कट करके लिया है। लोन 35,000 का पे हुआ है, और ये सब होने के बाद नेट सैलरी जो रिसीव्ड हुआ है वो है 1 लाख। तो क्वेश्चन पूछा है कैन यू टेल मी बेसिक सैलरी कितना होगा। क्वेश्चन समझा क्या आपको? तो ये 1 लाख रुपए मिला इतनी सारी चीजें कट करने के बाद। तो एनीवन ऑनलाइन कोई हिंट दे सकता है कैसे आप सॉल्व करेंगे? ऑनलाइन कोई ट्राई करना चाहता है? नहीं, उसमें आरपी भी दो चीजें मिसिंग है ना, और ये दो चीजें मिसिंग है ना, दो चीजें मिसिंग है। हाँ क्या? दो चीजें कैसे लाओगे तुम? तुम्हारा आंसर दोनों मिला क्या है? नहीं ना, तो तुम्हारा आंसर कितना रहे? नहीं, ये बताओ ना, बेसिक सैलरी कितना आ रहा है? 50400। और ये गलत है ना, इसका 10% है ना, प्लस ये टोटल भी 1 लाख आ रहा है क्या? नहीं देखो, मतलब मेरे को नहीं बता रहा है कि नहीं, आप चेक करो, टोटल भी 1 लाख आना चाहिए, सभी चीजें पैरामीटर मैच होनी चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, कंट्रीब्यूशन जो है वो सैलरी का 10% है, इसलिए सॉल्व करते समय सैलरी को x मानना है और इसको 0.1x मानना है, एंड तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा ये। तो लेट बेसिक सैलरी बी x, तो x माइनस 0.1x माइनस 9,000 माइनस 35,000 इज इक्वल टू 1 लाख। अब आप उसको सिंप्लीफाई करो, आपको x मिल जाएगा। अभी ट्राई करो ऑनलाइन, अभी ट्राई करना, आंसर देना सब लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट करो फटाफट। हो गया? कितना आ रहा है? सो कितना आ रहा है? 0.9x ना, इज इक्वल टू 1 लाख। ये माइनस इधर जाके क्या होगा, प्लस होगा ना, सिंपल मैथमेटिक्स। तो कितना होगा, x इज इक्वल टू, इसका टोटल कितना है 144 अपॉन 0.9, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1,60,000। कितना हो रहा है 1,60,000। अभी चेक करना पड़ेगा ना, तो ये व्हाट इज दिस, ये बेसिक सैलरी, तो 0.1x कितना आएगा 10% ना, तो 1,600 रुपये आएगा। ये क्या आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ।
बराबर ना, 10% के हिसाब से चेक करते अभी। तो अगर मैं बेसिक लिखता हूँ यहाँ पे क्रॉस चेक करते, ये 1,60,000 होगा, ये 16,000 है, ये 9,000 है, ये 35 है। देखो 1 लाख आ रहा है क्या, आ रहा है क्या? हाँ, तो आंसर इज करेक्ट। लिख लो अभी। क्रॉस चेक भी करना है एग्जाम में कि अपन जो लिखा वो सिचुएशन में बैठ रहा है कि नहीं उस बराबर। तो क्रॉस चेक किया, वो भी आंसर टैली हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन हो गया, फटाफट रिप्लाई करो। ऑनलाइन रिप्लाई करो फटाफट, आपको समझा सबको? ठीक है, चलो अभी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं, लिखो नोट्स में। ये तो है, और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3 लेता हूँ एक्स्ट्रा। एक क्वेश्चन लेता हूँ पे स्केल के ऊपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, लिखो कंप्यूट सैलरी फॉर PY 23 एज्यूमिंग। पहला, ड्यू ऑन दी फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। लिख लो। तो बेसिक सैलरी दिया है, चलो ट्राई करो, 2 मिनट देता हूं। चलो, तो पहला स्टेप क्या होता है पे स्केल पे?
डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 1 ईयर लिखना है। कब तक लिखना है? जब तक अपना प्रीवियस ईयर कवर नहीं होगा। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब से है? 30 जून। वहां से एक एक साल लिखना है। तो 1 साल कब खत्म होगा? उसी दिन होगा खत्म। 1 साल आगे जाओ। अगर 1 जून होता तो आप क्या लिखते हैं? इसलिए मैंने क्वेश्चन ऐसे ही दिया है। अगर 1 जून होता तो आप क्या लिखते? 1 साल 31 में लिखते ना, एक दिन पीछे। बट यहाँ पे क्या होगा? 30 जून से एक दिन पीछे 29 जून होगा, है ना। ये देखने के लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था। डेट मैंने पर्पसफुली ट्रिकी डेट दिया था कि डेट क्या होगा अभी 1 साल। वही होगा ना। देखो 30 जून मतलब जून कौन? जून एंड से स्टार्ट है ना। तो आप 1 जुलाई भी लिख सकते हैं। 30 जून को थोड़ी सैलरी मिलेगा। तूने ज्वाइन 30 जून को, क्या मतलब सैलरी कब से मिलेगा? 1 जुलाई से काउंट करेंगे ना, तो अपन जुलाई से लेते हैं। फिर समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? 30 जून से भी आगे जाएंगे तो जुलाई का सैलरी रहेगा ना वो। तो 1 जुलाई से लेंगे क्या? फिर इजी हो सकता है क्या? क्योंकि आपने 19 में भी ज्वाइन किया तो 2020 तक जाएगा। 19 में भी ज्वाइन किया तो 2020 तक जाने वाला है। मतलब वो जो जून में भी ज्वाइन किया तो सैलरी कब से मिलेगा आपको? एक दिन का थोड़ी मिलेगा वो। अपन एज्यूम कर रहे कि उसका इफेक्टिव डेट क्या था? 1 जुलाई था। क्योंकि 30 जून का भी काउंटिंग अगले महीने से होगा। तो यहाँ पे अपन ने 1 जुलाई से लिया है। कहाँ से लिया है? हाँ, 30 जून से लेना तो क्या लेना पड़ेगा? फिर ऐसे लेना पड़ेगा। एक दिन, 1 साल आगे जाओ, एक दिन पीछे जाओ। 1 साल आगे जाओ, एक दिन पीछे जाओ। मैंने कहा था ना सिंपल है। तो ऐसे करना पड़ेगा फिर ये। इसमें क्या होगा? वो जून महीने के कैलकुलेशन ऑड हो जाएंगे थोड़े। तो ओनली फॉर टेक्निकल, मतलब कन्वीनियंस के लिए मैं ऐसा पीरियड ले रहा हूँ। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ? कब तक लिखना है? एक एक साल। जब तक अपना मार्च 24 कवर नहीं था तब तक लिखना है। ऑनलाइन बराबर है क्या? रिप्लाई करो। तो यहां से होगा 25,000। हो गया। चलो अभी 12 मंथ्स का पीरियड क्या होगा बोलो? ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो क्या होगा 12 मंथ्स का पीरियड? बराबर ना। पहले केस में ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ है ना। सॉरी, मतलब 1 अप्रैल से होगा 31 मार्च। तो प्लॉट करो चेंज कब हुआ है? 1 जुलाई से चेंज हुआ है ना। यहाँ पे 32,500 था, यहाँ पे 35,000 हो गया। ये 3 मंथ्स और ये 9 मंथ्स। तो कितना होगा सैलरी इस केस में? 32,500 इंटू 3 मंथ्स प्लस 35,000 इंटू
9 months. इतना नहीं आएगा, गड़बड़ है कुछ तो। 4 लाख दोनों मिला के। ऑनलाइन चेक करो बराबर है क्या आंसर, रिप्लाई करो सब लोग फटाफट, सब लोगों का रिप्लाई चाहिए। करेक्ट है क्या? सेकंड केस क्या होगा? फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो 1 मार्च 2023 से 28 फरवरी 2024। तो यहाँ पे भी 1 जुलाई को चेंज हुआ है। फोर मंथ्स 8 मंथ्स, तो ये आएगा 32,500 इंटू 4 मंथ्स प्लस, चेक करो कितना आंसर आ रहा है। हाँ, 4,10,000 और उसमें डीए भी जोड़ दो। डीए कितना बोला है? 100% प्लस डीए 412,500 प्लस डीए 4,10,000, तो ये आएगा 8,20,000। एंड ये 8 लाख। ठीक है, यहाँ तक समझा क्या आपको? कोई प्रॉब्लम? हो गया? चलो नाउ अभी ध्यान दो। रेंट फ्री एकोमोडेशन में अमेंडमेंट है, जो वैसे मैंने अमेंडमेंट में बता दिया, पर एक बार ऑफिस अपन रिवीजन लेते हैं। क्लास में नहीं हुआ तो आपको ध्यान में देना ही है। जो अभी एग्जाम में अपन करेंगे रेंट फ्री एकोमोडेशन, उसके परसेंटेज अभी चेंज हो चुके हैं। क्या चेंज हुआ है? और उसका, हाँ, तो 1 सितंबर 23 से रेंट फ्री एकोमोडेशन में अपन जो करते थे ना, उसमें दो थे, एकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड एकोमोडेशन इज नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। मतलब उसने रेंट पे लेके अपने को घर दिया है, उसने रेंट पे लेके आपको क्या दिया है? घर दिया है, बराबर है ना? तो उसमें अपन पहले क्या लेते थे? 25 लाख के ऊपर है तो 15%, 10 से 25 लाख है तो 10%, एंड 10 लाख के नीचे तो 7.5%। अब ये परसेंटेज गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है। अगर पॉपुलेशन 40 लाख के ऊपर है, एज पर 2011 सेंसस, पहले अलग था, तो आपको लेना है 10% ऑफ सैलरी। कितना लेना है? 10% ऑफ सैलरी। तो पुराने अगर नोट्स आपके पास, उसमें चेंज कर सकते हैं आप। मैंने कहा था कि मेरे नोट्स लेके आना है, तो उसमें नोट्स में चेंज कर लो। जब भी रिवीजन ले रहा हूँ, नोट्स आपके, मेन नोट्स आपके पास होना कंपलसरी है। देन 15 से 40 लाख तक है तो 7.5 कर दिया है, एंड एनी अदर है तो 5 कर दिया। तो जो 15, 10, 7.5 था, वो गवर्नमेंट ने कम कर दिया। अभी कितना कर दिया? 10, 7.5 और 5 कर दिया। तो 40 लाख के ऊपर तो 10%, 15 से 40 है तो 7.5%, एंड बिलो 15 लाख है तो 5% होगा। कितना होगा? 5%।
समझा कि नहीं आपको? तो क्या चेंज हुआ बोलो? पॉपुलेशन अबव 40 लाख है तो कितना लेना है? 10%। 15 से 40 है तो 7.5। तो एक्सीडिंग 40 लाख बोला है तो एग्जैक्टली 40 है तो 7.5 ही लेना है। एग्जैक्टली 15 है तो 5 लेना है। 15 से ज्यादा है तो 7.5। एंड रेंट का भी चेंज कर दिया। रेंट के लिए पहले 15 था। रेंट के लिए पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरे इंडिया में कहीं पे भी हो, पहले 15 था, अभी कितना हो गया? 10% हो गया। कितना हो गया? सो रेंट पेड और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस होगा। तो ये 4 अमेंडमेंट्स आपको ध्यान में रखना है, मतलब रेंट फ्री अकोमोडेशन के। जो अपन ने नोट्स में ऑलरेडी कवर्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं तो इसके हिसाब से आपको कवर करना है। हाँ, हो गया? अपन ने किया है, अमेंडेड किया ना? नहीं बताना काम है मेरा, याद रहेगा? ठीक है, चलो अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात सैलरी में क्या ध्यान में रखना है, मैं उस पर आता हूं। अदर देन दिस ये तो न्यूमेरिकल है, सिर्फ रिवीजन मोड पे है, मेन मेन चीजें बता रहा हूं। आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप सैलरी में आएंगे अगर आप अल्टरनेट टैक्स रिजिम में जाते हो तो ये 5 चीजों का आपको ध्यान होना जरूरी है। एचआरए का जो एग्जेम्पशन अपन नॉर्मली क्लेम करते हैं वो क्लेम नहीं करना है। स्पेशल अलाउंसेस में आपको दिखाता हूं कौन से हैं, उसका आपको बेनिफिट क्लेम नहीं करना है। तीसरा, स्टैंडर्ड डिडक्शन हम पहले क्लेम नहीं करते थे, इस साल से क्लेम करना है। एंड इंटरनल अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो अपन ने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, मैं बोलता हूं कि अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो वैसे, ये वाला क्वेश्चन बोलता हूं कि एज पर एटीआर सॉल्व करो, तो कौन सा बेनिफिट नहीं मिलेगा बताओ? ये नहीं मिलेगा, बस 2200 का नहीं मिलेगा, बाकी सब मिलेगा। ऊपर एचआर है क्या? नहीं है। बराबर है क्या? मैं क्या बोला समझो आपको? हाँ, नाउ अभी और एक चीज आपको बताना है। ऑनलाइन यहां तक ओके? जरा रिप्लाई करो फटाफट। ध्यान दो सब लोग। ये अलाउंसेस अपन ने क्लास में पढ़े थे, बराबर है? ये फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस है, ठीक है? ये है वो बाकी के स्पेशल अलाउंसेस जिसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, जिसका आपको बेनिफिट, तो ये अपन ने पढ़े थे ना, चिल्ड्रन अलाउंस, आगे के जो आते हैं वो सब, और एचआरए का भी नहीं मिलेगा। तो ये अलाउंसेस का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाकी ये तो फुल्ली टैक्सेबल है, इसको गवर्नमेंट क्यों हटाएगी? उसमें तो अपन टैक्स दे रहे हैं ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम? तो डीए वगैरह लेना है, कौन से नहीं लेना है? ये जो 10-14 वाले जो आगे अपन ने किए ना कवर, वो नहीं लेना है, मतलब उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। याद रहेगा सबको? तो ये जो अलाउंसेस है ना, इसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो 10-14 में अपन ने बाकी आते ना, यस, ठीक है? चलो आइए, और मैं आपको जल्दी ही सब्जेक्ट एनालिसिस शीट दे रहा हूं 1-2 दिन में। उसमें हर एक चैप्टर का वेटेज, कौन सा टॉपिक कवर करना है, न्यूमेरिकल कितने आएंगे, थ्योरी कितना कितना, एमसीक्यू, ये सब का मैंने आपको एक मैपिंग करके दिया है। तो उससे आपको आइडिया आएगा कि क्या नहीं छोड़ना है हर एक चैप्टर में से। बिकॉज काफी स्टूडेंट के लिए चैलेंज हो सकता है, सर इतना बड़ा सिलेबस है, क्या क्या लर्न करेंगे, कैन वी टेक सम कैलकुलेटेड रिस्क? तो वो रिस्क आप ले सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा ये चीजें, इसको स्किप नहीं करना है, ताकि एटलीस्ट आपका 50+ का टारगेट तो अचीव हो गया। बट अगर आपको 70 या 60+ स्कोर करना है तो आपको पूरा प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। बट मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि पूरा छोड़ दो बाकी का, बाकी के एक बार पढ़ के रखना, उसको पूरा गिव अप मत कर देना कि उड़ा दो, है ना? तो क्योंकि मैं पेपर सेटर नहीं हूँ, तो मैं आपको पेपर ही बना के देता डायरेक्ट, इतना तामझाम क्यों करता? रिवीजन सेशन लो, ये लो, बताओ अमेंडमेंट बताओ, ये कनेक्ट करके दो, यहाँ से जाओ वहाँ पे जाओ, तो इतना मैं क्यों करता? फिर डायरेक्ट पेपर ही आपको देता, तो प्रैक्टिकली हम पेपर सेट नहीं करते। बट स्टिल मेरे को पता है क्या आ सकता है क्या
नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये था सैलरी के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको अच्छे से लर्न करना है। तो घर पे जाके क्या करना है, होमवर्क गूगल करना है सेक्शन 10-14 के कौन से स्पेशल अलाउंसेस है। मैंने नोट्स में दिए, बट आप एक बार सर्च कर लेना कि कौन से अभी कर सकते हैं क्या, सर्च करो, जरा सर्च करो, 1 मिनट देता हूं। कैसे कौन से अलाउंसेस है सेक्शन 10-14 में, बहुत सारे अलग अलग अलाउंसेस है। आप आज सर्च कर लो, मैं आपको कल बताता हूँ। आज घर पे क्या करना है, 10-14 के कौन से अलाउंसेस देखना है आपको, मैंने नोट्स में दिया है वैसे। चलो, तो ये था रिगार्डिंग सैलरी। अच्छा, सैलरी में आपको क्या क्या ध्यान में रखना बताता हूँ। रिटायरमेंट बेनिफिट में 3 इंपॉर्टेंट है बहुत, मैं उस एनालिस्ट में आपको देने वाला हूँ। रिवीजन में मैं हर एक क्वेश्चन नहीं करा सकता, लिमिटेड समय, बट स्टिल उसमें ग्रेचुटी, पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड, ये एकदम 3 इंपॉर्टेंट है। ग्रेचुटी, पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड, ये रिटायरमेंट में से जो मेरे हिसाब से जो बेयर मिनिमम अपनो, ये 3 इंपॉर्टेंट है बहुत। एंड सैलरी टॉपिक वैसे इजी है, बड़ा है, बट टॉपिक्स इजी है। देन परक्विजिट में आस्क मी मोटर कार, रेंट फ्री अकोमोडेशन, एजुकेशन फैसिलिटी एंड मेडिकल का, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं आपको सब एनालिसिस में देने वाला हूं कि आपको क्या क्या उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए, नाउ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस, देखो पहला क्वेश्चन दिया है, calculate interest on loan allowed for assessment year 21, 22, 24, 25 from the following information. Loan was taken on 1/1/15, 5 lakh at 12%. कंस्ट्रक्शन कमेंस हुआ है 1/8/15 को, कंप्लीट हुआ है 31 मार्च 20 को, रिपेमेंट लोन का दिया है। तो ये क्वेश्चन दिखने के लिए बहुत आसान है। यहाँ पे 5 लाख का लोन है, बट हर साल 1-1 लाख रुपए का रिपेमेंट हुआ है ना, समझा कि ना आपको। एंड इसमें प्री पोस्ट भी है, मतलब इसमें प्री पोस्ट भी है, प्लस बीच बीच में क्या हो रहा है, रीपेमेंट भी हो रहा है। तो ये जितना लगता है उतना सिंपल क्वेश्चन नहीं। तो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे अपन। अच्छा, पहले लोन 1/1/15 को लिया है, कमेंसमेंट कब हुआ है, 1/8/15 को हुआ है, बराबर है। कंप्लीट हुआ है 31 मार्च 20, मतलब ये प्री का क्वेश्चन कंफर्म है। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट कब होता है, अपन ने पढ़ा था, डेट ऑफ टेकिंग लोन और डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, विच एवर इज लेटर। तो यहां से स्टार्ट होगा, यहां से क्या होगा, स्टार्ट होगा, और खत्म कब होगा, जिस साल कंप्लीशन हुआ है उसके पहले का 1 साल। और डेट ऑफ रिपेमेंट, रिपेमेंट तो अभी हुआ नहीं है, रिपेमेंट पूरा हुआ है क्या, नहीं। 5 लाख का लोन है, 1-1 लाख 4 बार पे हुआ है, मतलब अभी भी रिपेमेंट बाकी है। तो इसके पहले का 31 मार्च, तो इसके पहले का 31 मार्च क्या होगा, 31 मार्च 19। तो व्हाट विल बी द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, वही है, बताओ पहले आप बोलो। आप लिखो नोट्स में, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड लिखो, जरा मैं पानी पीता हूं तब तक। लिखो फटाफट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। लिखो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। क्वेश्चन 1, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लिखो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इज इक्वल टू,
बोलो क्या आएगा? 1 अगस्त 2015 से 31 मार्च 2019। रीपेमेंट तो हुआ नहीं है, तो कंप्लीशन हुआ 31 मार्च 20 को, उसके पहले का 1 साल वो होगा 31 मार्च 19। बट इसमें डायरेक्ट अपन इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, हर साल रीपेमेंट कुछ ना कुछ हो गया है। तो मैं लिखता हूं प्रीवियस ईयर फिफ्टीन 16 चलो अभी हर साल 1-1 लाख का पेमेंट हुआ है, आप कैलकुलेट करके बताओ। हर साल इंटरेस्ट देखो, रीपेमेंट कब हुआ है पता है आपको? 15-16 में कुछ तो रीपेमेंट नहीं हुआ है, तो 15-16 का बैच 5 लाख पे आएगा। अब चेक करो ईयर वाइज कितना रीपेमेंट हुआ है, अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट निकालो। ऑनलाइन ट्राई करो। हाँ बोलो, पहले साल कितने पे आएगा इंटरेस्ट? 5 लाख पे आएगा ना? 5 लाख, और स्टार्टिंग पूरा आएगा नहीं। 1 अगस्त 15 को लोन लिया ना, मैंने कहा था कि प्री में स्टार्ट एंड लास्ट ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो हाँ, कितना आ रहा है? बोलो कितना आ रहा है? नेक्स्ट अगले साल 1 अप्रैल को हमने 1 लाख रुपए पे कर दिया, मतलब 4 लाख था आउटस्टैंडिंग। उसके डायरेक्ट 19 को पेमेंट हुआ है, मतलब 18 तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ पे 3 लाख? नहीं, 19 को पेमेंट हुआ है ना, तो 16, 17, 17, 18 एक ही अमाउंट पे आएगा, 18, 19 भी एक ही अमाउंट पे आएगा। अगले साल कम होगा ना 19 में। सही है क्या? नहीं, 18, 19 में भी नहीं होगा ना। अरे 1 अप्रैल 19 को पेमेंट हुआ है, 18 को नहीं हुआ है, तो ये सेम ही रहेगा। बोलो कितना आ गया टोटल? सो देयरफॉर प्री कंस्ट्रक्शन कितना आ रहा है? 36,800। अच्छा, इसका डिडक्शन कब से मिलता है? जिस साल कंप्लीशन हुआ है वहां से 5 साल। कंप्लीशन कब हुआ है? तो 19-20 से 5 साल मिलेगा। 31 मार्च 20 को खत्म हुआ है ना, मतलब 19-20 में खत्म हुआ है, तो उसके आगे को उन्हें 5 साल का क्वेश्चन पूछा बराबर। समझ में आया कि नहीं? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट 1920 में हुआ है, तो 1920 को भी मिलेगा। मतलब ए वाई क्या होगा? अगर प्रीवियस ईयर 1920 में कंप्लीशन हुआ है तो ए वाई 2021, तो वहां से उन्होंने 5 साल का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, चलो तो अभी लिखो
अगेन अपने को 5 ईयर बनाने हैं अभी फिर। अरे समझा कि नहीं आपको, AY 2021 कहाँ से आया, कहाँ से आया है? कंप्लीशन 19-20 में हुआ है ना, तो 19-20 का पहला 20-21 में आएगा। तो प्री वाला तो पूरा आएगा, कोई प्रॉब्लम? प्री वाला तो पूरा आएगा। अरे हाँ है ना, ऑनलाइन, ऑनलाइन क्या कम होगा? चलो प्री वाला लिख दो, प्री वाला तो सेम रहेगा। पोस्ट वाला आपको दोस्तों चेक करना पड़ेगा, हर साल रिपेमेंट होते जा रहा है। चलो चेक करो, पोस्ट 1920 में कितना आउटस्टैंडिंग था, क्योंकि प्रीवियस ईयर 20-21, असेसमेंट ईयर 20-21 मतलब प्रीवियस ईयर 19-20। चेक करो 1 अप्रैल 19 को कितना आउटस्टैंडिंग था। नहीं, 3 लाख। 1 अप्रैल 19 को 1 लाख का पेमेंट हुआ है ना। 5 लाख का लोन था, उसमें से यहाँ पे 1 लाख पे हुआ। 1 अप्रैल 19 को 1 लाख पे हुआ, तो 1920 में इंटरेस्ट कितने का आएगा? 3 लाख का आएगा। अब बाद में 22-23 में 1 लाख पे हुआ है, तो 19-20 पे लिखो फिर आप पोस्ट, लिखो फटाफट, लिखो पोस्ट, लिखो नीचे आप पहले इंटरेस्ट लिखो। पोस्ट में लिखो पहला AY कितना आएगा पहले कॉलम में, PY 1920 का आउटस्टैंडिंग है 3 लाख, लिखो ना फिर 36,000। अगले साल भी उतना ही रहेगा ना। 20-21, 21-22 सेम रहेगा, तो यहां पे आएगा अभी AY 22-23 मतलब PY 21-22। 21-22 में कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ है, 22 में पेमेंट हुआ है, मतलब ये भी सेम रहेगा। हाँ अभी चेक करो 23-24 में AY मतलब PY 22-23। चेक करो PY 22-23 में 1 लाख का रिपेमेंट हुआ है, मतलब 22 में 3 लाख की जगह कितने पे इंटरेस्ट आएगा? 2 लाख। दो लाख का ये। एंड लास्ट 1 जुलाई को 1 लाख का पेमेंट हुआ है। तो पहले बताओ 1 अप्रैल 23 को कितना लोन आउटस्टैंडिंग था? 2 लाख था क्या? 1 अप्रैल 23 को कितना था लोन आउटस्टैंडिंग? 1 अप्रैल 23 को 2 लाख आउटस्टैंडिंग था। 2 लाख में से 1 लाख पे हो गया, तो ये पहले 1 लाख का 3 मंथ्स का आएगा, एंड बचे 1 लाख का पूरे साल का आएगा। 2 लाख में से 1 लाख पे हुआ है ना 1 जुलाई को, तो पहले 1 लाख का 3 मंथ्स का निकालो, क्योंकि 1 जुलाई को 1 ही लाख पे हुआ है, तो पहले 3 मंथ्स का 1 लाख, एंड बाकी 12,000 रेगुलर। 12,000 कौन से, जो बचा 1 लाख उसका रिपेमेंट नहीं हुआ है ना, कितना आएगा फिर? हाँ 15,000, ये है आंसर। अरे को समझा कि नहीं होगा? तो 15,000 कैसे है, समझा सबको कैसे है? 1 लाख का 12% इंटू 3/12
प्लस बचे हुए 1 लाख का 12%। आई होप यू गेट इट। बहुत भारी क्वेश्चन लिया है। ऑनलाइन सबको समझा? रिप्लाई करो फटाफट। आपको समझा कि नहीं क्वेश्चन? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ऑनलाइन हो गया। सो टोटल लिख दो हर एक कॉलम में। पहला कितना आ रहा है? 72,800। टोटल लिखिए आपने। तो ये ऐसा क्वेश्चन था, मतलब जो खाली मतलब एग्जाम में ऐसा भी प्री कंस्ट्रक्शन का ही पूरा 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। इससे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने क्लास में करा के लिया है। ऑनलाइन इज इट ओके? चलिए बाकी सब लोग रिप्लाई करो फटाफट। Sri Jairam has a property used for own residence for 9 months. Remaining 3 months वो अनयूज था, मतलब वैकेंट था वो। जीएवी दिया है, सॉरी ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 6 लाख दिया है, फेयर रेंट 5 लाख, स्टैंडर्ड रेंट 4 लाख, ही incurred repair expenditure 10,000, paid municipal tax 5,000 during the year. Compute the income from house property in following cases. तो अलग अलग मैंने इंटरेस्ट के केसेस दिए हैं। एंड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ है? 1 फरवरी 2020 को हुआ है। तो आपको अलग अलग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना है। तो कितने? 7 केसेस है, बराबर ना? तो आपको ना क्या करना पड़ेगा? पर्टिकुलर सेंस 7 कॉलम, या फिर ऊपर 4 करो वापस नीचे 3 करो। अगर आपको लगता है कि जगह नहीं, ऊपर पर्टिकुलर सेंस प्रॉपर्टी 1 2 3 4 5 6 लाइन, नीचे पर्टिकुलर सेंस प्रॉपर्टी 5 6 7, या एक पेज पे हॉरिजॉन्टल 2 पेज लेके। बट एग्जाम में पॉसिबल नहीं होगा, तो ऊपर 4 नीचे 3 ऐसा आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। पहले फॉर्मेट बनाओ, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। पहले 4 क्या करते हैं? यस दीप, जहां से कंप्लीट हुआ है उसको पकड़ के 5 साल देखना है। जिस साल कंप्लीशन हुआ है उसको काउंट करना है, और आगे के 4। चलो ठीक है, बोलो। अभी ये प्रॉपर्टी लेट आउट थोड़ी है। क्या है पर्पस? देखो, लेट आउट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। 9 मंथ सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 3 मंथ्स वैकेंट है, तो ऐसे ही मानेंगे। रेंट दिया है क्या आपको? तो क्या करेंगे? ऐसे ही मानना पड़ेगा ना। 3 मंथ्स अनयूज्ड है, बट ठीक है। अभी अनयूज क्यों, उसका रीजन देखना पड़ेगा। एक्चुअली अपन ने पढ़ा कि 3 मंथ्स अगर वैकेंट है ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट है तो जीवी नील होता है। अभी रीजन नहीं दिया तो अपन एज्यूम कर रहे कि वो मतलब उसका जीवी नील लेना पड़ेगा अपने को। नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा? डीम टू लेट आउट मान के आरईआर लेना पड़ेगा। फिर मैं क्या लोग को समझ में? 9 मंथ्स का टेंशन नहीं है, 3 मंथ्स वैकेंट है ना। तो वैकेंट के 2 रीजन हो सकते हैं, एक ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट है तो फिर जीवी नील है। ऐसे ही अगर है तो उसको लिमिट भी लेट आउट मानेंगे। 9 मंथ सेल्फ ऑक्यूपाइड, 3 मंथ्स डीम टू लेट आउट, फिर वो टाइम वाइज निकल जाता होता है ना, टाइम वाइज क्लासिफिकेशन होता। फिर टाइम वाइज में अपन आरईआर निकालते हैं, बट एआरआर तो है नहीं, समझा क्या? तो वैसे वो वैसे कैसे होगा? फिर वो आरईआर आंसर आ जाएगा।
तो इसलिए मैं 3 मंथ्स का एज्यूम कर रहा हूं। क्या है वो, क्या एज्यूम कर रहा हूं? पर्पस नहीं दिया ना, तो मैं एजम्पशन लिखूंगा एग्जाम में कि 3 मंथ्स वैकेंट का रीजन नहीं दिया, हम एज्यूम कर रहे कि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए, इसलिए उसका जीएवी क्या होगा, नील होगा। नहीं तो फिर आएगा तो जीएवी तो नीली हो गया। बस अपने को करना क्या, अभी इंटरेस्ट का वर्किंग करना है, बस दैट्स इट। अरे समझा कि नहीं? 3 मंथ्स का क्या एजम्पशन किया मैंने, वैकेंट ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट है वो। ऑनलाइन रिप्लाई करो, बराबर है क्या? चलो रेडी, फटाफट। पहला, he borrowed 1 lakh rupees at 12% on 17 August 98 for purchase of house and the amount as well as interest is unpaid। अभी लोन 910 के पहले लिया है, रिपेमेंट नहीं हुआ मतलब इंटरेस्ट मिलेगा। एसओ प्रॉपर्टी है तो मैक्सिमम 30,000 मिलेगा। तो 1 लाख का 12% कितना होता है, 12,000 और 12,000 विच एवर इज लेस। तो पहले केस में 12,000 मिलेगा। चलो सेकंड केस देखो क्या है, ऑनलाइन सेकंड केस देखो फटाफट। ही बोरोड 10 लाख एट 12% ऑन परचेज हाउस। अभी 10 लाख है तो 10 लाख का 12% आएगा 1,20,000। बट लोन कब लिया है, बिफोर 99, तो कितना मिलेगा एसओ के लिए, मैक्स 30,000 मिलेगा। तो लिखो 30,000। अच्छा वो अनपेड क्यों लिखा है सर, मैंने कहा था आपको इंटरेस्ट इज अलाउड एज रिडक्शन ऑन एक्रूअल बेसिस। अपन ने क्लास में देखा था ड्यू बेसिस पे मिलता है, भले पेड नहीं है तो भी रिडक्शन मिलता है। ये थियोरेटिकली है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली जो पेड है वही क्लेम करते हैं। ही बोरोड 5 लाख एट 12% ऑन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, जिसका कंस्ट्रक्शन 31 मार्च 2000 को हुआ है। हाँ, क्या इंपॉर्टेंट है, लोन कब लिया इंपॉर्टेंट है, टू डिसाइड 30,000 एंड 2 लाख। तो लोन कब लिया है, हाँ तो नहीं, इज इट टेकन बिफोर 1,490 और आफ्टर, डेट देखो ना, आफ्टर है ना, तो आफ्टर तो कितना मिलता है 2 लाख रुपया। बट उसमें और एक कंडीशन है, कंस्ट्रक्शन 5 साल में होना जरूरी है। तो ये तो अगले साल ही हो चुका है, मतलब 5 साल में तो आराम से हो रहा है। तो 2 लाख तो बेनिफिट मिलेगा। तो 50 लाख का 12%, नहीं सॉरी 5 लाख का 12% कितना आएगा, तो 60,000 और 2 लाख विच एवर इज लेस, कितना मिलेगा बोलो। हाँ तो लिखो 60,000 क्लेम करो। अरे आपको समझा कि नहीं? चलो नेक्स्ट, फोर्थ ट्राई करो आप। He borrowed 20 lakh at 18% simple interest on 17 August 99. Construction, ओके। तो पहले देखो लोन कब लिया है, 1,419 के बाद लिया है तो मैक्सिमम 2 लाख तक मिल सकता है। और रिपेमेंट भी नहीं हुआ है, मतलब अभी भी रिपेमेंट चालू है। तो 20 लाख का 18% आता है 3,60,000। लेकिन 2 लाख के लिए और एक कंडीशन है, बोलो कंस्ट्रक्शन 5 साल में हुआ है, क्या हुआ है, अगले साल ही हुआ है। तो 5 साल में कंस्ट्रक्शन भी हुआ है, लोन भी 910 के बाद लिया है। तो 20 लाख का 18%, 3,60,000 और 2 लाख विच एवर इज लेस, कितना मिलेगा, 2 लाख मिलेगा आराम से।
तो अब रूलिंग लो फॉर रिमेनिंग 3 केसेस। अगर नहीं लिया तो मैं 1 मिनट रुकता हूं। केस 567 नीचे पर्टिकुलर्स केस 567, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मैं इधर ही सॉल्व करने वाला हूं। ऑनलाइन हो गया कि नहीं? रिप्लाई करो फटाफट सब लोग। हाँ, क्या हो गया? हो गया ना सबका? चलो तो मैं इधर एडिट कर देता हूं। केस 567, चलो आखिरी के 3 केसेस। अभी क्या बोला केस 5 में? ही borrowed 180 at 15% on 1498 before, further borrowed 10 lakh at 10% on 17 August बाद में for construction house property and such amount is still unpaid. कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 1 फरवरी 2020 को। ठीक है, अभी पहला अमाउंट तो पहले बोरो किया 910 के पहले, उसमें 30 मिलता है, एंड 19 के बाद 2 लाख मिलता है, तो 2 बार लोन लिया है, तो 10 लाख का 10% कितना आएगा? अच्छा, दोनों मिला के आप 2 लाख क्लेम कर सकते हैं कि नहीं? 19 के पहले तो 30 है, 19 के बाद 2 लाख है, बट मैंने कहा था ओवरऑल 2 लाख के ऊपर नहीं जाएगा। तो अभी लिमिट कौन सा होगा, 30 का होगा या 2 लाख का? क्योंकि एक लोन, बंगलो का एक लोन 910 के पहले, दूसरा लोन 910 के बाद है, होता है ना, बंगलो में और एक फ्लोर ऐड किया, तो फिर आपको मैक्सिमम बेनिफिट 2 लाख का मिलता है ना, तो आप वो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बताओ कितना आएगा दोनों का इंटरेस्ट? पहले 1,80,000 का 15%, हाँ 27, और 10 लाख का 10%, 1 लाख, तो दोनों मिला के आप दोनों क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि वो विद इन द लिमिट ऑफ 2 लाख है। अरे आपको समझा कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर एक लोन पहले भी लिया है, एक लोन बाद में लिया है, तो दोनों मिला के आप 2 लाख क्लेम कर सकते हैं, ये बताने की कोशिश है। चलो ऑनलाइन जरा रिप्लाई करो सब लोग। लिखा आपने? नाउ 6-7 ट्राई करो। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ट्राई करो 6-7। अच्छा, रिपेयर्स रिन्यूअल रिकंस्ट्रक्शन के लिए क्या पढ़ा था? रिपेयर्स रिन्यूअल रिकंस्ट्रक्शन, डेट ऑफ बोरिंग नॉट इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम 30 का डिडक्शन मिलता है। तो उसने लोन रिपेयर के लिए लिया है, 5 लाख का 12% 60,000 आता है, बट repairs renewal reconstruction and for SO property what is the provision? मैक्स 30 मिलेगा, लिखो 30,000। लास्ट में ये मिलेगा 27,000, और ये आएगा 2,80,000, बराबर है ना? सो 2,80,000 प्लस 27,000, टोटल आ रहा है 3,07,000, बट मैक्सिमम कितना मिलता है? 2 लाख का बेनिफिट मिलेगा। मैक्सिमम कितना मिलेगा? अरे समझा कि नहीं? 20 लाख का 14%, 280, 280 प्लस ये 27, कितना मिलेगा? 2 लाख।
हो गया। चलो नेक्स्ट, कंप्यूट द इनकम अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ सरी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 4 घर दिए है, पहला सेल्फ ऑक्यूपाइड, दूसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड, तीसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड, चौथा बिजनेस के लिए यूज हुआ है, मतलब ये तो बाहर गया, ये पीजीपी में जाएगा। अभी तीनों घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक मुंबई में, एक माउंट आबू में, कोलकाता में है। अभी अपन ने क्लास में क्वेश्चन किया था कि कौन से दो कैसे डिसाइड होगा, उसमें को कॉम्बिनेशंस करने पड़ते हैं। यहाँ पे अपन ने एक बड़ा क्वेश्चन किया था, सबको लेट आउट माना था, सबको एसओ माना था, फिर अपन ने कॉम्बिनेशन बनाए थे। तो यहाँ पे आपको वैसे करना पड़ेगा, 3 में से डिसाइड करना पड़ेगा कौन से दो सेल्फ ऑक्यूपाइड और कौन से एक लेट आउट। तो लिखो क्वेश्चन 3, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डायरेक्ट नोट नंबर 1 आएगा। चलो वर्किंग नोट नंबर 1। अभी पहले अपन देखेंगे व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, बराबर है ना? अरे हाँ है ना? कितने घर है अपने पास? H1 H2, तो ये एसओ, ये एसओ, ये क्या बनेगा? डीएलओ। देन ये एसओ, ये डीएलओ, ये एसओ, और ये डीएलओ, ये डीएलओ, नहीं, 2 एसओ मान दें दोस्त। हो गए? और कुछ कॉम्बिनेशन क्या बताओ? क्या 3 ही बनेंगे सर? क्या और कुछ बन सकते हैं कॉम्बिनेशंस? चेक करो, ऑनलाइन बताओ, और कुछ कॉम्बिनेशन है क्या? कि इतने ही बनेंगे? इतने बनेंगे श्योर? चेक करो, पहले 2 ऐसे हो गए, पहला और तीसरा ऐसे हो गया, दूसरा तीसरा ऐसे हो गया, इतने ही है ना? या तो 1 and 2, 2 and 3 एंड 1 and 3। ओके, तो अभी अपने को क्या करना है? सबको एसओ मानना है, सबको डीएलओ मानना है, इनकम निकालना है, फिर उसका टोटल लेना है। अपन ने किया था क्लास में, तो लिखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अच्छा आपको एक शॉर्टकट बता सकता हूं मैं, लॉन्ग टर्म, हाँ लिखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पहला क्या है? एज्यूमिंग ऑल आर एसओ, फिर एज्यूम करेंगे एज्यूमिंग ऑल आर डीएलओ, एंड फिर दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे। तो चलो पर्टिकुलर्स, HP1 थोड़ा फास्ट करो, HP2, HP3, एसओ प्रॉपर्टी है ना, खाली इंटरेस्ट का आने वाला है, फटाफट करो। चलो निकलो इनकम, खाली इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा ना, ये तो डैश 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 होगा।
अभी देखो इंटरेस्ट का इंफॉर्मेशन पढ़ लो, ये तो हट गया, ये तो पीजीपी में जाएगा। ये 40,000 का लोन अमाउंट इंटरेस्ट, ये 1 लाख का, ये 2,10,000 ईयर ऑफ बोरिंग दिया है। बोलो पहले केस में कितना मिलेगा? 19 के पहले है ना, लिखो 30,000। दूसरे केस में भी 30,000 एंड तीसरे केस में मैक्स 2 लाख। लिखो 32 लाख, फटाफट लिखो, सुपर फास्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ है नहीं उसमें। लिखा 30,000 2 लाख, खत्म। फॉर्मेट बनाओ डीएलओ का। हो गया। नाउ सेकंड नोट क्या होगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एज्यूमिंग रेडी फॉर्मेट। चलो ये डेटा आपके सामने कंप्लीट करो। तो फॉर डीएलओ प्रॉपर्टी जीएवी इज इक्वल टू आर ई आर, और इंटरेस्ट का कोई लिमिट नहीं है, म्यूनिसिपल टैक्स दिया है। चलो ढूंढो फटाफट। क्या क्या पहले का जीएवी इक्वल टू आर ई आर होगा ना। आर आर कैसे आता है? हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, उसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट विच इज लोअर। तो इसमें से हायर 3 लाख, लोअर इज अगेन 3 लाख। इसमें से हायर 2 लाख, लोअर भी 2 लाख। इसमें हायर 7 लाख, लोअर भी 7 लाख। सो 3 लाख, 2 लाख और 7 लाख, बराबर है क्या? बराबर ना? 3 लाख, 2 लाख और 7 लाख। लिखो म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करो, 30% माइनस करो, इंटरेस्ट लेट आउट कोई लिमिट नहीं है। फटाफट आंसर बताओ फास्ट। पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। म्यूनिसिपल टैक्स का परसेंटेज दिया तो क्या करना है आपको पता है। ये परसेंटेज म्यूनिसिपल वैल्यू पे अप्लाई करना है, सबको पता है। तो ये मैंने करके दिया, फिर कॉम्बिनेशन आपको घर पे बना के लेके आना है एंड वहां पे आंसर लिख देना है कौन सा ऑप्शन बेटर है। या कर देते आज कंप्लीट। वन 138,500 ये H1 का आंसर है क्या? ऑनलाइन प्रॉपर्टी का नाम भी भेजो आपने जो आंसर भेजा है ना। H1 का है, H2 है, H3 है। कितना रहा H1 का?
19,000 आ रहा है आंसर किसी का तो भी, H1 का, इसका 19,000 आ रहा है। लेट्स सी, तो जेवी कितना आ रहा है H1 का, और H1 का जेवी कितना आ रहा है? हाँ, 2 लाख ना? कैसे? इन दोनों में से हायर 3 एंड लोअर इज अगेन 3। ओके, म्यूनसिपल टैक्स कितना बोला है? 15% ऑफ 2 लाख, 30,000 आएगा ना? अरे हाँ या ना? ये आ गया 2,70,000, इसका 30% 81,000 एंड इंटरेस्ट एज इट इज रहेगा 40,000। कुछ गलत हुआ है? कितना रहा इनकम? म्यूनसिपल वैल्यू कितना है? सॉरी, गलत हो गया, म्यूनसिपल टैक्स 45,000 आएगा ना? गलत लिखा मैंने। चेंज किया आंसर। खुद पे भरोसा रखो, मैं इंटेंशनली गलत कर सकता हूं। 255 का 30% करो, 76,500 माइनस करके बताओ। हाँ, जल्दी करो रे, कैल्सियम तुम्हारे पास। क्यों? लेट आउट प्रॉपर्टी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता ना, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है। 1 फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरेस्ट, जो भी रिस्ट्रिक्शन है वो एसओ के लिए है। चलो नेक्स्ट, HP2 बोलो कितना आएगा जीएवी? 2 लाख आएगा ना? कितना है म्यूनसिपल टैक्स? 2 लाख का 15% 30,000 होगा एंड इंटरेस्ट 1 लाख रुपया होगा। नाइनटीन थाउजेंड होगा, 19 आ रहा है सेकंड का आंसर, बराबर है। एंड थर्ड HP3 बराबर है, ग्रेट। HP3 में आएगा 7 लाख, बराबर है ना? 7 लाख होगा, उसका 15% कितना होगा? 695 का 30%, 595 का 30%, 1। और इंटरेस्ट कितना दिया है? 2,10,000। चलो अभी कॉम्बिनेशन बना फटाफट। कितने ऑप्शंस आएंगे? पर्टिकुलर्स, ऑप्शन 1 एंड एक टोटल का कॉलम चाहिए अपने को।
चलो बताओ कौन सा ऑप्शन है। गाइस टोटल अपने को इधर लेना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने ऑप्शन अलग स्टाइल में लिखे ना, इधर लेना पड़ेगा टोटल। ये ऑप्शन 1 वर्टिकल लिखा है ना, टोटल वर्टिकल लेना पड़ेगा। चलो तो फटाफट आंसर ये कंप्लीट करो। ऑप्शन 1 का आंसर आ रहा है 2 लाख 60,000। 146,500 आ रहा है क्या, है ना। सेकंड ऑप्शन में 2 लाख एग्जैक्टली 11,000। हाँ पॉजिटिव ना सब, वो बताओ पॉजिटिव कौन सा। हाँ वही बताओ ना। नेक्स्ट। हम्म अच्छा बताओ H2 डीम्ड टू बी लेट आउट का आंसर क्या है। H2 डीम्ड टू बी लेट आउट पॉजिटिव है ना। और H3 हाँ कितना, नहीं नहीं नहीं, H1 DLO का आंसर क्या है, पॉजिटिव। H2 DLO, मैं सब DLO का पूछ रहा हूँ। H1 H2 H3 सभी पॉजिटिव है ना, एंड नेगेटिव में 30,000 एंड 2 लाख। तो कौन सा ऑप्शन लेना है, अगर सब सही है तो ये लेना है, निगेटिव सेटअप हो जाएगा ना। तो मैंने कहा था निगेटिव तो हाईएस्ट निगेटिव लेना है, लेकिन अपन ने सेटअप में पढ़ा था कि एचपी लॉस एट द मोस्ट 2 लाख आप सेट ऑफ कर सकते हैं, ऊपर का सेट ऑफ नहीं होगा। तो अपन लिखेंगे 2,11,000, बट जब एडजस्ट होगा तो कितना करना है, 2 लाख की आउटर कॉलम में लेके एडजस्ट करना है, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस, यहाँ पे अपन ने आज एचपी के भी 3 क्वेश्चन ट्राई किए। आई होप आपको आइडिया आ गया। कल से पीजीपी और कैपिटल गेन स्टार्ट करेंगे। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑनलाइन बाय बाय।